हेलो फ्रेंड्स, हरारे स्पोर्ट्स क्लब में 2 दिनों के अंदर 2 बैक टू बैक T20 मैचेस हमने देखे और ये क्रिकेट का खेल कितना ज़्यादा निराला है ये भी हमने देखा कि एक दिन आपको फर्श पे रखेगा और दूसरे दिन ही आपको अर्श पे भी पहुंचा सकता है। और ये पहले मैच में हमने देखा कि किस तरीके से इंडियन टीम 116 के रन चेज में स्ट्रगल कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा कैजुअल अप्रोच के साथ हमारी बैटिंग चल रही थी। अगर आप देखें तो उस मैच में जो हार मिली उसमें कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो हमारे सारे के सारे बैट्समैन शेल में नजर आए, और जब आप शेल में चले जाते हैं ना आप अपने लिए अच्छा कर पाते हैं ना अपनी टीम के लिए। और ज़्यादातर बैट्समैन यही लग रहा था कि अपने लिए खेल रहे थे ना कि टीम के लिए, और जब तक आप टीम के लिए नहीं खेलेंगे टीम आपकी जीत नहीं सकती है। तो ये तो साफ हो गया। लेकिन जो दूसरा मैच आया उसमें हमने देखा कि किस तरीके से इंडियन टीम पहले बैटिंग का फैसला लेती है और उसके साथ अभिषेक शर्मा अपना पहला T20 का एक शतक जड़ देते हैं। और वही चीज़ हमने देखी कि पहले मैच में बनाते हैं बतख और दूसरे मैच में आ जाता है उनकी तरफ से शतक। और मैं आपको बता दूं, भारत के लिए 10वें ऐसे बैट्समैन बन गए हैं T20 आई मैच में जिन्होंने शतक जड़ा है इंडियन टीम के लिए। इससे पहले 9 बैट्समैन थे जिन्होंने शतक जड़ा था। साथ ही में अगर आप देखें तो ओपोजिशन कौन था, ओपोनेंट में कौन था, इसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन अभिषेक शर्मा जो कि अपना दूसरा T20 आई मैच खेल रहे हैं अपने करियर का, अपने इंटरनेशनल करियर का दूसरा मैच ही खेल रहे हैं, उसमें उस तरीके की अप्रोच दिखानी एक बहुत बड़ी चीज़ है। और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अगर उनको मौके मिलते रहेंगे तो इसी तरीके का फ्लेवर और तेवर दिखाते रहेंगे। और जिस तरीके से वो हैदराबाद के लिए अच्छा कर रहे थे उसी इंटेंट के साथ उन्होंने इंडियन टीम के लिए भी करके दिखा दिया दूसरे मैच में ही, अपने दूसरे मुकाबले में। और यही चीज़ है कि जो माइंडसेट और टेम्पलेट की हम बात करते रहते हैं T20 मैचेस में, वो किस तरीके से चेंज हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो जो अभिषेक शर्मा ने पहली जो 23 गेंदें खेली थी अपनी, उसमें उन्होंने 27 रन बनाए थे, 120 के करीब का स्ट्राइक रेट था। और अगली जो उन्होंने 23 गेंदें खेली हैं उनमें उन्होंने बनाए हैं 73 रन्स, उनका स्ट्राइक रेट करीब 300 का था। और लगभग आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने तीसरे गियर से लेकर छठे गियर में एक्सीलेटर पर पाँव रखा है, और जो उन्होंने पाँचवें और छठे गियर पर पाँव रखा उसके बाद वो उससे हिले नहीं। और उसके बाद तो उन्होंने सिर्फ एक ही तरीके से बात की है, चौके और छक्कों में डील करते हुए। और एक चीज़ और है कि 82 से लेकर 100 के बीच में जब वो खेल रहे थे तो उन्होंने बैक टू बैक 3 छक्के मारे और अपना शतक भी पूरा किया, और साथ में जो टीम को दरकार थी उसकी भी उन्होंने भरपाई की। और यही चीज़ आपको चाहिए कि आप शतक के करीब हो या ना हो, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आप फेयरलेस खेलिए। अभिषेक शर्मा जब 94 के स्कोर पे थे तो उन्होंने एक बहुत रिस्की छक्का मारा जहाँ पे हो सकता था वो आउट भी हो सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा अगर छक्का नहीं लगा तो मैं आउट हो सकता हूँ, पहला इंटरनेशनल शतक मिस कर सकता हूँ। यही चीज़ आपको अलग बनाती है बाकियों से। अगर आप ऋतुराज गायकवाड़ की इनिंग्स को देखें ना, उन्हीं के साथ में उन्हीं के साथी खिलाड़ी को, तो आपको एक चीज़ नजर आएगी कि 47 गेंदों में 77 रन उनके भी हैं, 11 चौके 1 छक्का। बहुत अच्छी इनिंग्स है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आपने 77 रन बनाए हैं 47 गेंदों में। लेकिन जो शुरुआत के आपने 19 गेंदें खेली थी उसमें सिर्फ 11 रन थे ऋतुराज गायकवाड़ के। और वहाँ पे अगर मान लीजिए अभिषेक शर्मा जो कि अपनी इनिंग्स की 24वीं गेंद थी उस पर एक कैच दे चुके थे, लगभग वो कैच अगर पकड़ा जाता तो इंडियन टीम 234 की जगह 180 बनाने में भी स्ट्रगल कर सकती थी। और यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब आपका साथी खिलाड़ी उस इंटेंट उस माइंडसेट के साथ खेल रहा है कि मेरे को अटैकिंग खेलना है, तो आप इतना कैजुअली क्यों ले रहे थे, इतना कैजुअली क्यों खेल रहे थे। और ऋतुराज गायकवाड़ जो कि रन बॉल भी नहीं खेल रहे थे। अगर आप देखें तो अभिषेक शर्मा पहली 23 गेंदों में 27 रन थे, वो समझ में भी आता है कि आप रन बॉल से 4 रन ऊपर थे। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ पहली 19 में सिर्फ 11 रन, ये भी नहीं कि 19 गेंदों में आपने 19 बनाए हो, 19 गेंदों में आपने 22 बनाए हो, उस तरीके का भी इंटेंट आपने शो नहीं किया, जो कि आपके ऊपर कभी कभार भारी पड़ सकता है। बड़ी टीमें आपको मौका नहीं देगी खुलने का। वो तो जिम्बाब्वे की टीम थी, उस वजह से अभिषेक शर्मा का कैच छूटा और अभिषेक शर्मा ने उसके बाद कोई भी मौका नहीं दिया जिम्बाब्वे की उस टीम को। साथ ही में अगर आप देखें तो बड़ी टीमें जब आएंगी तो आपके सामने अगर आप इस तरीके की इनिंग खेलेंगे तो आप फंसते हुए नजर आएंगे। और यही बात मैं बोल रहा हूँ कि शायद जो ऋतुराज गायकवाड़ और साथ में शुभमन गिल का भी जो गेम है वो शायद वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन T20 में उनका ये फॉर्मूला नहीं चलेगा बड़ी टीमों के सामने, जब आपके सामने ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जैसी टीमें आएंगी। तो ये एक देखने लायक चीज़ है। और साथ में अभिषेक शर्मा की जो सबसे बड़ी ताकत नज़र आती है वो है उनका बैट स्विंग, और जिस तरीके से उनका बैट फ्लो है वो उनको पावर जनरेट करने में हेल्प करता है, और यही चीज़ उनको बाकियों से अलग बनाती है। और यही चीज़ कल के मैच में दिखी कि अगर आपने एक ही गियर में खेलना है तो आपको दोनों तरफ से अटैक करना होगा, ना कि एक तरफ से। अगर एक तरफ से अटैक होगा तो हो सकता है कि सामने वाला अगर आपका साथी धीमा खेल रहा है तो उसका प्रेशर आप अपने ऊपर ले सकते हैं, जो कि कल के मैच में दिखा कि किस तरीके से गायकवाड़ धीमा खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने गियर शिफ्ट किए हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से किए और 163 के स्ट्राइक रेट पे ख़त्म किया। लेकिन अगर मान लीजिए वही बाई चांस वो कैच पकड़ा जाता अभिषेक शर्मा का, और वहाँ पे इंडियन टीम फंस सकती थी, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ भी उसी प्रेशर में खेल रहे होते कि मैंने अभिषेक शर्मा को आउट करवा दिया, और उसके बाद वो जो गियर शिफ्ट करने वाली बात ऋतुराज गायकवाड़ की तरफ से होती वो भी ना हो पाती शायद। और रिंकू सिंह बाद में आते हैं और फिनिशर वाला रोल अदा करके जाते हैं 48 रन।
साथ ही में हमने देखा कि किस तरीके से जो वर्ल्ड कप में हमने देखा कि शिवम दुबे को पहला मौका दिया गया रिंकू सिंह के ऊपर। अब की बार मेरे को लग रहा है कि 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप होगा उसमें आपकी रिंकू सिंह पहली चॉइस हो सकते हैं अगर इसी फॉर्म में रहते हैं तो, क्योंकि रिंकू सिंह और जो इंडियन पिचेज होंगी उस पर आप थ्रू द लाइन मार सकते हैं, हर तरीके के शॉट्स आप मार सकते हैं आप बाउंस पे ट्रस्ट करके। तो यही चीज़ आपको चाहिए, वहाँ पे आपको पाटा पिचेस मिलेंगी अपने घर पे। तो अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, साथ में यशस्वी जायसवाल जो कि इस मैच में ज्वाइन करेंगे, जो तीसरा T20 का मैच होगा उसमें आपके तीनों वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर जो होंगे, जिसमें संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे, ये तीनों टीम के साथ जुड़ने वाले हैं। और इन तीनों की जगह कैसी बनेगी, खास करके जायसवाल की जगह इस प्लेइंग 11 में ये देखना होगा। क्योंकि अगर आप ऋतुराज गायकवाड़ को हटाएंगे, किस बिहाफ पे हटाएंगे, क्या उन्होंने ख़राब किया है इन दूसरे मैच में, तो आपने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है तो आप हटा नहीं सकते उनको। साथ में अगर आप देखें तो अभिषेक शर्मा को आप अपनी जगह से नहीं हटाएंगे। शुभमन गिल एज ए कैप्टन खेल रहे हैं तो वो अपनी जगह से पता नहीं रिप्लेस होंगे कि नहीं होंगे किसी और नंबर पे, ये देखने लायक बात होगी। लेकिन मुश्किल ही लग रहा है कि यशस्वी जायसवाल शायद आपको प्लेइंग 11 में दिखे। ये हो सकता है कि आप गायकवाड़ को फिर भी कहें कि आप बाहर बैठ जाइए, क्योंकि आपके उस तरीके की फॉर्म नज़र नहीं आ रही। भले उन्हें 163 पे ख़त्म किया हुआ स्ट्राइक रेट पे, लेकिन वो तरीका नज़र नहीं आया फिर भी पहली 20 गेंदों के अंदर। तो यही एक चीज़ चेंज करनी होगी आपको, क्योंकि आप पावर प्ले में जब खेल रहे हैं तो पावर प्ले उसका नाम है, आप पावर का यूज़ कीजिए, ना कि आप टुक खेलिए। और टुक अगर आप खेलेंगे तो बड़ी टीमों आपके खुलने का मौका नहीं देगी, बार बार मैं यही बात बोल रहा हूँ। और अभिषेक शर्मा ने एक चीज़ और दिखाई है इंडियन फैंस और इंडियन सपोर्टर्स को कि एक शर्मा जी का लड़का गया तो दूसरा शर्मा जी का लड़का ही आपका ओपनर होगा फ्यूचर के लिए। भले वो रोहित शर्मा थे, ये अभिषेक शर्मा है, लेकिन शर्मा जी का ही लड़का रहेगा ओपनर, ये बात तो लगभग तय आप मान के चलिए इंडियन टीम के लिए। तो देखना होगा बाकी आने वाले 3 मैचेस में इंडियन टीम किस फॉर्मूले के साथ खेलती है और क्या यही टेम्पलेट रहेगा आगे आने वाले मैचेस में भी। उम्मीद करते हैं कि इसी टेम्पलेट के साथ आप खेलिए, इसी फॉर्मूले के साथ जिस फॉर्मूले से आप दूसरे T20 मैच में खेले हैं। क्योंकि आप थोड़ा सा अगर सेल्फिश हो जाएंगे ना, आप अपने लिए खेलने लगेंगे तो कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट आने लगते हैं। और जो हमने पहले मैच में देखा, मैं फिर से कहूँगा कि जितने भी बैट्समैन थे आपके सारे के सारे बैट्समैन शेल में नजर आते हैं, और जब शेल में खो जाते हैं ना तो कहीं ना कहीं आप अपने रन्स तो रोक ही लेते हैं, साथ में टीम के रन्स भी रुक जाते हैं। यही चीज़ आपको बदलनी होगी और आगे तीनों मैचेस आपको एक तरफा जीतने चाहिए। क्योंकि जो पहला मैच आप हारे हैं ना, उसके बाद सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा हंगामा मच गया। और जो T20 वर्ल्ड कप जीतने का अभी तक सब पे अभी खुमार था, सर के ऊपर एक जश्न का माहौल था, उस पर कहीं ना कहीं पानी फेर दिया पहले मैच ने, जो जिम्बाब्वे के सामने आप हारे हैं। ऐसा नहीं है कि जिम्बाब्वे से हम पहले नहीं आ रहे हैं, पहले भी हारे हैं। 2016 के T20 एक सीरीज़ था, उसमें भी शायद हम पहला मैच हारे थे। तो ये होता है, और ये खास करके यंग टीम है तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि एक आध मैच शायद वो अपने लिए खेल रहे हो, और खास करके उसमें डेब्यूटेंट ज़्यादा थे पहले मैच में, वो प्रेशर अलग था इनके ऊपर। और बल्लेबाजी भी आपकी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट नज़र आ रही थी। और कल आपने बल्लेबाजी को मजबूत किया और गेंदबाजी में एक गेंदबाज आपने कम कर दिया, खलील अहमद की जगह शाहिद सुदर्शन को आपने खिलाया। तो देखना होगा आगे आने वाले मैच में होता क्या है। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही में ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी